बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम की रेट इक्वेशन निकालना सीखते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम रेट इक्वेशन फॉर 2 लेवल लेज़र सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन निकाल चुके हैं। तो रेट इक्वेशन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि होती क्या है। रेट इक्वेशन अगर हम 2 लेवल के लिए बात करते हैं, 3 लेवल लेज़र सिस्टम के लिए बात करते हैं, 4 लेवल लेज़र सिस्टम के लिए बात करते हैं, तो रेट इक्वेशन बेसिकली चेंज को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास कोई भी 3 लेवल लेज़र सिस्टम है जिसमें 3 स्टेट्स होंगी। एक E1 स्टेट है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम जो हैं वो N1 है। इसी तरह E2 स्टेट है जिसके ऊपर N2 एटम्स मौजूद हैं। E3 स्टेट है जिसके ऊपर N3 एटम्स मौजूद हैं। अब देखें, जैसे ही हम पंपिंग सोर्स अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर एटम मौजूद थे, ये ट्रांसफ़र होकर इस स्टेट पर पहुँच गए। तो जैसे ये इस स्टेट पर पहुँचेंगे, यहाँ पे ये अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे जो कि 10⁻⁻8 सेकंड है। एक्साइटेड स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है वो इसी तरह हम यहाँ पर एटम अपना टाइम गुजारने के बाद नीचे आएंगे, फिर ऐसे इनकी ऐसे मोशन चलती रहेगी। तो अब देखना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले यहाँ पे ये वाले स्टेट एटम्स की तादाद में रिच थी। यहाँ पे जब पंपिंग सोर्स अप्लाई किया गया तो यहाँ से एटम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करके, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई। तो जितना भी इनमें चेंज आ रहा है, इस सारे के सारे चेंज को रेट इक्वेशन डिफ़ाइन करती है। इस लेक्चर में हमने 3 लेवल लेज़र सिस्टम की बात करनी है। एक E1 के लिए बात करनी, E2 की बात करनी और E3 की बात करनी है। जिस भी स्टेट की हम बात करेंगे, सबसे पहले उसकी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालेंगे, एटम्स की पॉपुलेशन निकालेंगे जो कि चेंज में होगी, जिसमें चेंज आ रहा होगा, और उसके बाद हम उसका रेट डिफ़ाइन करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस की, स्टिमुलेटेड की, स्टिमुलेशन मिशन की, और इसके अलावा हम बात करें अब्जॉर्प्शन की। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि E1 स्टेट, उसके लिए N1 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, E2 के लिए N2 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, E3 के लिए N3 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। अब इस पूरे सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं उनके लिए हमने कहा है कि N1 + N2 + N3, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। अब क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर पंपिंग सोर्स अप्लाई करते हैं E1 स्टेट के ऊपर, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम जो हैं ये कम होकर ऊपर जाना शुरू कर देंगे। यहाँ से एटम्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे E3 स्टेट के ऊपर। जैसे ही अब E3 स्टेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर एटम्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर एटम्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जब हम रेट लिखेंगे, रेट हम लिखेंगे 1 से 3 की तरफ। और चूँकि इसमें N1 की में तादाद कम हो रही है, एटम्स की तादाद कम हो रही है, N3 में तादाद बढ़ रही है, तो फिर ये हमारे पास रेट फॉर पंपिंग ये हमारे पास चेंज होना शुरू हो जाएगा। 1 से 3 की क्वांटिटी, फिर ये रेट इक्वेशन उसके लिए आ जाएगी। अब यहाँ पर ये अब्जॉर्प्शन हो रही है कि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी के फोटॉन्स को यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये अब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ से ये एक्साइट होने के बाद अपवर्ड मूव करेंगे और ये E3 स्टेट के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये अपना टाइम गुजारेंगे यहाँ पे E3 स्टेट के ऊपर, जो कि 10⁻8 के राउंड अबाउट है। अब ये टाइम गुजारने के बाद ये नीचे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे 2 स्टेट हैं E3 के अलावा, E2 स्टेट है, E1 स्टेट है। अब जब ये यहाँ से नीचे आएंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पर इन्होंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, 10⁻⁻8। और याद रखें कि E2 स्टेट जो है इसको फिर हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 10⁻³ के राउंड अबाउट। तो यहाँ पर E2 स्टेट के ऊपर ये ज़्यादा टाइम के लिए गुजर रहते हैं, और ऊपर वाली जो स्टेज है यहाँ पर ये बहुत कम टाइम गुजारते हैं, जो कि इसके मुकाबले में बहुत ही कम टाइम है। अब जैसे ये E3 स्टेट से E2 स्टेट के ऊपर आते हैं
तो यहाँ पर जो एमिशन हो रही होगी वो नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस हो रही होगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होती है ये खुद ब खुद ही होने वाली खुद ब खुद ही होने वाली एमिशन होती है, ट्रांजिशन खुद ब खुद ही हो रही होती है। तो इस दौरान चूँकि ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे टाइम गुजारते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, तो जब ये नीचे आएंगे तो नॉन रेडिएटिव एनर्जी एमिट करेंगे, जिसका रेट हमारे पास क्या बन जाएगा 3 से 2 की तरफ, क्योंकि एटम 3 स्टेट से स्टेट 2 की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे S32N3। अब नेगेटिव साइन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एटम्स की तादाद कम हो रही है 3 स्टेट के ऊपर, और ये चूँकि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है इसीलिए हम इसको नेगेटिवली ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे E3 के ऊपर एटम्स की तादाद कम हो गई है। अब देखें ये वाली जो स्टेट है E2 स्टेट, अब जैसे ही यहाँ पे एटम स्टे करेंगे तो यहाँ पे जब स्टे करेंगे, यहाँ पे अपना टाइम गुजारेंगे, फिर ये यहाँ से E1 स्टेट के ऊपर आना शुरू कर देंगे। यानी कि पहले होना तो ये चाहिए था कि E2 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि E3 स्टेट से एटम्स E2 स्टेट पे भी आएँ और E1 स्टेट के भी ऊपर आएँ। अब देखें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो E3 से 1 की तरफ है ये तो बहुत रेयर है, इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि E3 से E1 स्टेट की तरफ एटम्स आएँ। लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पे अमल हो रहा है वो ये है कि E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ एटम्स आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें E3 से E1 की तरफ, जो कि रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं R31 इज़ इक्वल टू माइनस A321 एंड N3। अब ये नेगेटिव साइन भी यही चीज़ मेंशन करवा रहा है कि यहाँ पर एटम्स की तादाद जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये वाला डिके जो होगा E3 से E2 की तरफ या मे बी E1 की तरफ, ये सारे का सारा स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा होगा, और इसीलिए हमने दोनों तरफ इसकी नेगेटिव टर्म यूज़ की। अब हम इसकी रेट इक्वेशन निकालते हैं N3 के लिए। जब यहाँ पर देखें, यहाँ पे एटम्स की तादाद N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है। अब इस लेवल के लिए हम इसकी रेट इक्वेशन निकालते हैं। हमने ये बात की थी कि पहले सबसे 1 से 3 की तरफ एटम्स जाएंगे जब इनको पंपिंग किए जाएगा, पंपिंग सोर्स में से गुजारा जाएगा। फिर क्या होगा कि कुछ तो E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ आ जाएंगे और कुछ E3 से E1 स्टेट की तरफ आ जाएंगे। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है एटम्स में, मे बी वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या मे बी वो डिक्रीज़ हो, क्योंकि देखें एक टर्म में ये इंक्रीज़ होंगे और 2 दफ़ा ये डिक्रीज़ हो रहे होंगे। 1 से 3 ये पॉजिटिव केस आ जाएगा जो कि हमने इक्वेशन से भी निकाला था। फिर जो 3 से 2 की तरफ है ये हमारे पास डिक्रीज़ का केस है, और 3 से 1 की तरफ यहाँ पे भी डिक्रीज़ ही एटम्स हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसे हम स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है? स्टेडी स्टेट कंडीशन वो कंडीशन है कि जब हम कहते हैं कि एटम्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एटम्स की तादाद में किसी किस्म का कोई चेंज देखने को नहीं आ रहा, ये यहाँ पर जो तादाद है ये सारी की सारी कांस्टेंट है, तो इसको हम फिर यहाँ पे चेंज को 0 रख देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन यानी कि 2 और 3 दोनों को आपस में हम कंपेयर करवाएंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जो कि 1 से 3 की तरफ एटम्स जा रहे होंगे तब आएगी, और दूसरा नॉन रेडिएटिव के लिए और रेडिएटिव ट्रांजिशन के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या किया कि WP जो कि प्रोबेबिलिटी है पंपिंग रेट के लिए, WP प्रोबेबिलिटी फॉर पंपिंग रेट, तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये WPN1 WPN3 बन गया, और ये माइनस A31 ये यहाँ पे आ गई टर्म, ये टर्म यहाँ पे ले आए। N3 को हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बन गया, माइनस का कॉमन लेने के बाद इसको दूसरी तरफ उठा के ले गए, तो ये WPN1 बन गया, तो यहाँ से N3 की वैल्यू हमने सेपरेट की, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि E3 स्टेट पे जब एटम्स अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे तो यहाँ पे दो इसके लिए हो गए टर्म्स होंगी कि या तो एटम्स E3 से E2 की तरफ आ जाएं या फिर E3 से E1 की तरफ आ जाएं। अब जब ये E3 से
E2 की तरफ आ रहे हैं, ये मैक्सिमम केस होगा, इसमें मैक्सिमम जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ की मैक्सिमम है E3 से 2 की तरफ। लेकिन जो E3 से 1 की तरफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब E3 से E1 की तरफ जो हमने टर्म लिखी थी वो हमने लिखी थी A31, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, ये टर्म हमने लिखी थी। अब इसका जो हमारे पास टर्म बन रही है वो A31 है। अब हमने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम E3 टू E1 एंड प्रोबेबिलिटी टू E3 टू E2, E3 टू E2 is much higher than the probability of spontaneous emission E3 to E1, and the probability rate is S32 is much greater than A31. Then A31 will be ignored, and then equation will become N3 is equal to WP ओवर WP प्लस S32N1। तो इस इक्वेशन को हम ए का नाम दें, क्योंकि ये हमारे पास मेजर इक्वेशन है, इसी को आगे हमने फर्दर ड्राइव करना है, तो इसको हमने सेपरेट नेम दे दिया। अब हम बात करते हैं E2 स्टेट के लिए। पहले हमने E3 स्टेट में जितना भी चेंज आ रहा था, मे बी वो एटम्स की तादाद इंक्रीज़ कर रही हो या डिक्रीज़ कर रही हो, वो हमने देखा था। अब हम इस स्टेट की तरफ आते हैं, E2 स्टेट की तरफ। अब देखें यहाँ पे 2 दफ़ा एटम्स की तादाद डिक्रीज़ होगी, एक दफ़ा इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ कब होगी कि जब एटम स्पॉन्टेनियसली E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ आते थे। ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि जब एटम्स नॉन रेडिएटिवली मूव किए E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ, तो एक प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो जब ये टर्म होगी तो उस वक्त हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे होंगे एटम्स की तादाद। लेकिन जैसे ही एटम्स यहाँ पे पहुँचते, यहाँ पे भी ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई अपना टाइम पीरियड गुजारना है, तो E2 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ एटम्स मूव करेंगे, तो मूव करते हुए यहाँ पे इंक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे फिर एटम्स की तादाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर E2 स्टेट के ऊपर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन ये है कि हम एटम्स को खुद मूव करवाते हैं। पहले इनको हम एक एनर्जी फोटोन मुहैया करते हैं, इस स्टेट के ऊपर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनको एनर्जी सप्लाई की जाती है, यानी कि उनको मूव करने के लिए उकसाया जाता है। तो जब यहाँ से एटम्स एनर्जी रिसीव करते हैं, तो यही वाले एटम जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन से गुज़रते हैं, वही लेज़र एक्शन में आगे फर्दर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जब एटम्स स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू नीचे वाली स्टेट E1 स्टेट की तरफ आएंगे, तो उस वक्त स्टिमुलेटेड रेट हमारे पास आ जाएगा W21। W बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम्स है फ्रॉम स्टेट E2 स्टेट E1। अब देखें यहाँ पे जो एटम डिक्रीज़ कर रहे हैं, N2 जो कि E2 लेवल है, यहाँ पे एटम्स की तादाद कम हो रही है और ये किस तरफ जा रहे हैं? N1 की तरफ। अब देखें यहाँ पे फिर स्पॉन्टेनियसली एटम आ रहे थे E3 स्टेट से E2 स्टेट की। याद रखें कि E2 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ पहले तो हमने ये बात की है कि एटम जो हैं ये स्टिमुलेटेडली यहाँ से नीचे आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियसली भी आएंगे, ये नहीं हो सकता कि अकेला स्टिमुलेटेडली आएँ, स्पॉन्टेनियसली भी यहाँ पे खुद ब खुद भी नीचे आएंगे। लेकिन पहले हम स्पॉन्टेनियसली बात कर रहे हैं ऊपर की तरफ से। E2 स्टेट से E3 स्टेट से E2 स्टेट की तरफ जब एटम आएंगे तो ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी। जब स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पर 2 लेवल के ऊपर E2 स्टेट के ऊपर एटम्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास जो रेट इक्वेशन होगी, पॉपुलेशन होगी, वो आएगी R32 प्लस S32N3। अब देखें दूसरी तरफ हम चलते हैं, ये भी हम प्लस लेंगे, ये हम नेगेटिव लेंगे। पहली टर्म भी हमने नेगेटिव ली, ये टर्म भी हमने नेगेटिव लेनी है। अब देखें स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन हो रही है, जैसे स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन होगी तो E2 लेवल से E1 लेवल की तरफ एटम्स मूव कर जाएंगे, और ये हमारे पास चेंज जो आ रहा है वो R21 इज इक्वल टू माइनस A21 N2A इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम फ्राम E2 स्टेट टू E1 स्टेट व्हेन स्पॉन्टेनियसली एटम्स मूव फ्राम E2 स्टेट टू E1 स्टेट। अब हम इसकी रेट इक्वेशन निकालते हैं N2 के लिए। अब देखें जो चेंज आ रहा है E2 स्टेट के ऊपर, वो हमने लिख दिया है चेंज इन E2 स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन द पॉपुलेशन इन्वर्जन एट E2 स्टेट इज़ N2, then the change in N2 is equal to R rate, stimulated rate, spontaneous rate and also spontaneous rate। RST की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, वो पुट कर दी।
R32 की वैल्यू वो भी हमने निकाल ली, वो भी पुट कर दी। R21 की वैल्यू वो भी हमने पुट कर दी। अब फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन लेते हैं जो कि 0 है। इक्वेशन 4 और 5 को हम कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर करवाने के बाद इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे फिर W21 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म हमारे पास ये आ जाएगी -W21N2। और इसके बाद हमने क्या किया कि इनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी, इसमें हमने क्या किया है कि W21 वाली को और A21 वाली को, जिनके साथ 2 से 1 वाला रेट यानी कि E2 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ दोनों रेट्स को हमने सेपरेट कर लिया। और इसके अलावा 2 1 N1 की तरफ और फिर 3 2 N3 जो है इसको हमने सेपरेट कर लिया और इसको इक्वेशन B का नाम दे दिया, क्योंकि ये भी एक मेजर इक्वेशन ही है। अब आगे बढ़ते हैं E1 स्टेट की तरफ। ये दोनों स्टेट्स हमने कवर कर ली, पढ़ ली हैं। अब हम इस स्टेट का जिक्र करते हैं। अब हम जिक्र करते हैं E1 स्टेट के बारे में। अब E1 स्टेट फॉर एग्जांपल के यहाँ पर कुछ एटम्स मौजूद हैं जिनको हमने E1 N1 का नाम दे दिया। तो देखें जैसे ही हम इसके ऊपर कोई पंपिंग सोर्स अप्लाई करते हैं, मे बी वो इलेक्ट्रिक पंपिंग हो, मे बी वो हमारे पास केमिकल पंपिंग हो, या मे बी वो कोई लाइट का सोर्स यूज़ करते हुए हम ये काम कर रहे हो, तो यहाँ से एटम्स एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करेंगे। अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये E3 स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फिर एटम्स की तादाद कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इनकी तादाद कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रही होगी। तो अब्जॉर्प्शन के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स एट N1 स्टेट, E1 स्टेट। सो अब्जॉर्प्शन रेट इज़ इक्वल टू -WP। अब यहाँ पे WP हम यूज़ करें बिकॉज इट इज़ पंपिंग। Then N1 minus N3, N1 is decreasing and N3 is increasing state. So यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन जो कि प्रेजेंट करवाएगा कि यहाँ पे एटम्स की तादाद कम हो रही है। अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हमने ये देखा था कि जैसे ही एटम टू स्टेट से 1 स्टेट की तरफ आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, ये E1 2 स्टेट, E3 स्टेट और E1 स्टेट। अब E2 स्टेट से जब एटम्स E1 स्टेट की तरफ आ रहे होंगे तो उस वक्त जो हमारे पास होगी एमिशन होगी वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए ये वाली टर्म हमने यूज़ कर ली। अब देखें आगे चूँकि जब 2 से 1 की तरफ एटम आएंगे तो यहाँ पे ज़ाहिर है स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है और एटम्स की तादाद भी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमने 2 1 N2 की टर्म यूज़ कर ली है। अब हम इसकी रेट इक्वेशन निकालते हैं फॉर N1 स्टेट। सिमिलरली जैसे हमने पहले चेंज लिखा था उसी तरह चेंज लिखेंगे। जितनी भी एमिशंस हो रही हैं या पंपिंग हो रही है, जो भी चेंज आ रहा है वो हम लिखेंगे, उनकी रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन फॉर अब्जॉर्प्शन आगे -WP इंटू N1 माइनस N3 प्लस W21 इंटू N2 माइनस N1 प्लस A21 N2 आ गए। तीनों को ऐड कर दिया, स्टेडी स्टेट कंडीशन अप्लाई की, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवाया तो हमारे पास एक तीसरी स्टेट आ गई। तीसरी इक्वेशन बन गई -WP। जैसे इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे तो यही वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देखें कि हमारे पास WP पंपिंग के लिए N1 माइनस N3 आ गया, ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई। अब हम इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन निकालते हैं। तो तीनों टर्म्स पहले सबसे हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, A और B इक्वेशन दोनों को सॉल्व करें। द मिनिमम पंपिंग रेट फॉर पॉपुलेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज। मिनिमम रेट हमने डिफ़ाइन करना पंपिंग के लिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 इक्वेशन थी जो हमने प्रीवियस निकाली हैं। N3 की वैल्यू निकाली जिसको हमने A का नाम दिया था, फिर हमने ये इक्वेशन निकाली जिसको हमने B का नाम दे दिया, फिर ये C वाली इक्वेशन निकाली। अब करना क्या है कि जो A वाली इक्वेशन है, पुट इक्वेशन A इन इक्वेशन B। A की वैल्यू चूँकि यहाँ पे N3 है तो N3 की वैल्यू बेसिकली हम पुट करेंगे B इक्वेशन में इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर N3 की जगह पे। जब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ यूँ आएगा, क्योंकि देखें N3 की वैल्यू WP ओवर तो सिंपली वैल्यू जो है ये N3 से N3 की वैल्यू यहाँ पे N3 में पुट कर देनी है। तो जब हमने पुट कर दी तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लगाने के बाद हमने क्या किया है कि इन दोनों में से N1 को कॉमन ले लिया। N1 को कॉमन लेने के बाद N1 को उठा के दूसरी तरफ ले गए।
अब यहाँ पे इसका हमने एलसीएम ले लिया। जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो टर्म हमारे पास ये वाली बन गई, यानी कि ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। W21 के साथ ये पूरी की पूरी टर्म एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब जब ये मल्टीप्लाई होगी तो फिर हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, ये इस तरफ चलेगी। अब इस टर्म को इधर ला के डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 8 बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। N2 अगर बेसिकली देखा जाए तो ये इसके इक्वल बनता है, N1 इसके इक्वल बनता है। तो यहाँ पर हमने यही वाली वैल्यू N1 की, जो कि ये बन रही है WP प्लस S32 इंटू W321 प्लस A21, इसको हमने इस वाली टर्म से माइनस किया, यानी कि N1 को हम दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं। अब देखें N1 को यहाँ पे माइनस किया और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे भी माइनस करेंगे। अब जब हमने इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक काफ़ी लॉन्ग मैथमेटिकली टर्म हमें सॉल्व करना पड़ेंगी, वो हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसी टर्म को हमने सॉल्व किया आगे, ये वाली टर्म को यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या किया कि ये वाली टर्म एज इट इज़ रह गई, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे, और ये वाली टर्म जो है इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया WP, ये आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म आ गई। फिर ये S32 को मल्टीप्लाई किया W21 के साथ और फिर A21 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में इस नेगेटिव को कॉमन लेते हुए हमने इसको अंदर अप्लाई किया माइनस को, तो ये हमारे पास इक्वेशन ओपन होने के बाद ये आ गई। नीचे इसका सेम ही रहेगा, जो इसके डिनोमिनेटर में है चीज़, ये सारी की सारी सेम रहेगी। अब देखें ये वाली टर्म जो है इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, यहाँ तक ये वाली ब्रैकेट आ गई। इसके बाद ये वाला पार्ट ये माइनस के साथ आ गया। अब देखें करना क्या है, ये वाली टर्म W21 WP, ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। फिर W21 और S32 W21 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास तीन टर्म्स बच गई, एक ये वाली टर्म बच गई, एक ये और एक एंड वाली टर्म। अब इसको आगे फर्दर हमने यहाँ से 2 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 1 कॉमन लेने के बाद WP हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म यूज़ की, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी। तो अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी WP इंटू S32 माइनस A21। अब ये टर्म आ गई जिसको हमने इक्वेशन 9 का नाम दे। अब आगे इससे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब देखें एक बार तो हम यहाँ पे n की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, दूसरी बार हमें ये प्लस भी करना पड़ेगी। जब हम प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास जो 9 बनी है, जब हमने इसको माइनस किया है, बाद में जब हम इसको प्लस करेंगे तो फिर भी हमारे पास एक टर्म नई बन जाएगी, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि मिनिमम पंपिंग रेट हमने निकालना है। ये बेसिकली हमारे पास पंपिंग रेट है, तो जब हम इसको मिनिमम पंपिंग रेट निकालेंगे ताकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सके, यानी कि ये हमारे पास पंपिंग की प्रोबेबिलिटी थी, इसको हमने प्रोबेबिलिटी फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया। तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब WP इज़ इक्वल टू WP1 हम अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बन जाएगी, क्योंकि इसको तो हमने ज़ीरो कर दिया, प्रीवियस जो हमने इक्वेशन निकाली थी इस इक्वेशन को ज़ीरो कर दिया। अब WP को हमने WPI का नाम दे दिया। अब ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अब आगे ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके ज़ीरो हो गई, तो ये ऊपर वाली टर्म ही अकेली बच गई। इसलिए यहाँ पे माइनस इसको दूसरी तरफ प्लस कर दिया, WPI की वैल्यू हमने सेपरेट कर दी। अब जिस तरह हमने फर्स्टली ये बात की थी कि जो एमिशन रेट है 3 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा 3 से 2 की तरफ, तो A21 को हम ज़ीरो कर देंगे। जब ज़ीरो किया तो ये हमारे पास टर्म बन गई। अब फिर हम ये कहेंगे कि W जो है PI है वो नियरली इक्वल होता है W21 के इक्वल। तो फिर हम यहाँ पे जो के बाद कहेंगे कि रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एटम इन लेवल E1 और E लेवल 2 में, इसको हमने इक्वेशन 8 का नाम दे दिया गया।
ये हमने पहले इक्वेशन निकाली थी, पीछे हम ये वाली इक्वेशन निकाल चुके हैं जब हमने N3 की वैल्यू पुट की थी, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी थी। अब पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि एक बार यहाँ पे जैसे हमने माइनस किया है, दूसरी तरफ हम इसको प्लस भी करेंगे। तो प्लस करने के बाद मैथमेटिकली वर्क सारा किया हमने, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लिखी N1 की, जो कि ये वाली बन रही है। इस वैल्यू को प्लस किया, प्लस करने के बाद कुछ टर्म्स इसमें प्लस हो जाएंगी और कुछ एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे S32 वाली हमने टर्म में से कॉमन ले लिया और ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी 2W21 WP प्लस S2, और S2 वाली कॉमन के साथ ये वाली टर्म आ गई और फिर ये वाली टर्म आ गई। अब देखें यहाँ पे फिर हमने बात करनी है कि N2 प्लस N1 ये 2 लेवल हैं। अगर हमारे पास 3 लेवल थे ना, तो एक लेवल E3 था, एक E2 और एक E1। तो इन 2 लेवल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं, ये उनकी पॉपुलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। अब देखें, जब इनकी पॉपुलेशन को हमने देख लिया तो 2 टर्म्स हमारे पास निकली थी। एक जब हमने यहाँ पे इसको माइनस किया था N1 को, और एक दफ़ा हमने प्लस किया। अब इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दिया। एक इक्वेशन पीछे जो हमने जिसको 8 का नाम दिया था वो वाली टर्म, और ये जो प्लस करने के बाद टर्म है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा N2 माइनस N1 N1 प्लस N2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स में से हमने S32 और A2, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि ये वाला रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A21, A2 स्टेट से E1 की तरफ रेट बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉन रेडिएटिव एमिशन हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। A21 को हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत ही कम होता है, जिस तरह यहाँ पर हमने पुट किया था। और दूसरी टर्म हमारे पास एज इट इज़, जस्ट यही टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, बाकी टर्म एज इट इज़ ही आ जाएंगी। अब इस टर्म को माइनस 0 करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट ये वाला आ गया। अब इसी को आगे हम फर्दर यूज़ करेंगे और इसी से हम मुख्तलिफ़ टर्म्स निकालेंगे। अब देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि फिर हमने वही ज़िक्र किया है कि थ्रेड शॉर्ट कंडीशन की वजह से हम क्या करेंगे, W21 को, जो कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देना है। जब इसको 0 करेंगे ये वाली टर्म को, तो ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी ये वाली, तो बाकी टर्म हमारे पास ये बच जाएगी। अब बाद में क्या करना है कि ऊपर से भी हमने S32 कॉमन ले लेना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फ्राम 3 स्टेट टू 2 स्टेट। नीचे से भी हमने S32 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाद में हमने वही पुराने वाली जो बार हर एक इक्वेशन में हम ये जिक्र करते हैं कि 3 स्टेट से 2 स्टेट की तरफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, A2 स्टेट से 1 की तरफ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो फिर A2 स्टेट को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। जब इसको हमने 0 रखा तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे फिर ये रिज़ल्ट बन जाएगा, और N2 माइनस N1 को हमने इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें कि ये वाला रेट जो है N2 माइनस N1 की तरफ, ये मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो फिर भी हमारे पास जो लेजिंग एक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ से इसका रेट निकालेंगे, थ्रेड शॉर्ट पंपिंग पावर। तो बेसिकली हमने पंपिंग पावर निकालनी है, तो पावर का हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर इनटू टाइम अलाउड। So the number of atoms pumped per unit volume per unit time from E1 स्टेट टू E3 स्टेट। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि E1 स्टेट पे जब हम पंपिंग सोर्स अप्लाई करेंगे तो एटम्स एक्साइट होने के बाद E3 स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर ये हमारे पास 3 स्टेट हैं, इस स्टेट से एटम्स मूव करके E3 स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि द नंबर ऑफ़ एटम्स पम्प्ड पर यूनिट वॉल्यूम per unit time from E1 state to E3 state is called पॉपुलेशन पंपिंग रेट। तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फॉर पंपिंग ले लिया, N1 स्टेट के ऊपर अप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका रेट आ गया। अब रेट को हमने कहा कि नंबर ऑफ़ एटम्स पर वॉल्यूम पर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम, ये वाली टर्म एक साइड पे कर दी, और साथ ही इसके एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि EH न्यू P के इक्वल होता है। P हमने पंपिंग के लिए अप्लाई किया, तो जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पंपिंग एनर्जी बन जाएगा। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम E/T जो होता है, ये बेसिकली पावर के इक्वल होता है। तो इसको हमने
पंपिंग पावर का नाम दिया। पंपिंग पावर पर वॉल्यूम ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर पंपिंग एट स्टेट एट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ N1 H म्यू P। तो ये वाली हमारे पास पावर हो गई। तो पंपिंग पावर फॉर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब यहीं से हम पावर निकाल लेते हैं कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है किसी भी एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो उसको हम थ्रेशोल्ड पावर का नाम देंगे, थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर फॉर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम के लिए। तो ये वाली इक्वेशन हमने पहले निकाली थी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर पंपिंग इसको हम 2-1 की से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में नियरली इक्वल होते हैं। तो P को हमने थ्रेशोल्ड पावर का नाम दे दिया। तो यहाँ पे टर्म जो WP की जगह पे A21 आ गया, N1 एज इट इज़ आ गया, H न्यू सेम आ गया। अब ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस टाइम है, तो स्पॉन्टेनियस टाइम के इक्वल चली जाएगी 2-1 स्टेट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखें कि हमारे पास 3 स्टेट में जितने भी एटम्स मौजूद थे N1 N2 और N3 इनको हमने पुट कर दिया। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं लेवल 2, 1 और 2 की, और 3 की हम इसलिए नहीं बात करते क्योंकि यहाँ पर इनिशियली बहुत ही कम तादाद में एटम्स मौजूद हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इन दोनों से कहीं ज़्यादा है, यानी कि N2 स्टेट से N1 स्टेट जब 1 से 2 की तरफ एटम्स जाएंगे तो फिर ये वाला टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं, एज्यूम करते हैं कि N1 N2 और जो हाफ होगा टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स का वो आपस में नियरली इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो फिर N1 जो होगा N0/2। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे N1 की वैल्यू को। तो ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी N0 H म्यू P/2 टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो ये थ्रेशोल्ड पावर फॉर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जाएगी। तो ये थी रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल लेज़र सिस्टम। आगे हम रेट इक्वेशन फॉर 4 लेवल लेज़र सिस्टम के लिए देखेंगे, साथ ही उसकी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन भी देखेंगे।